नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ज्योतिष के इस प्रोग्राम में। मैं हूं डॉक्टर दिलीप और बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका। अब बातें करते करते साल का आखिरी महीना आ चुका है। हम लोग साल के आखिरी महीने के जो राशिफल है उस पर हैं। दिसंबर के राशिफल के लिए हैं, धनु राशि के लिए, धनु लग्न के लिए। इसके बाद नई साल आ रही है और पूरी साल का जो वार्षिक राशिफल होता है वो भी आने वाला है, जो मैं बनाऊंगा वीडियो, जिसमें हम ओवरऑल बात करेंगे एक पूरे साल की। हालांकि हर महीने का देखिएगा, क्योंकि पूरे साल का तो बहुत बड़ा हो जाएगा, उतना डिटेल में नहीं बनाया जा सकता, पर ओवरऑल जो होगा हर महीने का वो मैं देने की कोशिश करूँगा। इस वीडियो में हम बात करेंगे धनु राशि के लिए दिसंबर का जो राशिफल है वो कैसा रहेगा। अब देखिए, एक धनु राशि नॉर्मली हम भारत में उसे बोलते हैं जहाँ आपका चंद्रमा होता है और चंद्रमा से गोचर देखना चाहिए, ये हमारे ऋषि मुनियों ने कहा है। इसके साथ साथ लग्न से भी हम गोचर देखते हैं। लग्न वो राशि होती है जो जन्म के समय पूर्व दिशा में उग रही होती है, तो दोनों से ही देखना जरूरी है। और सूर्य से भी कुछ लोग देखते हैं, पर ज़्यादा महत्वपूर्ण लग्न से देखना है और राशि से देखना है। लग्न बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक है, 2.5 घंटे तक ही रहता है, राशि 2.5 दिन तक रहती है और सूर्य करीब 1 दिन रहते हैं। तो इस तरह से वैसे तो तीनों से देखते हैं, पर ज़्यादा महत्वता लग्न की है, राशि की है, फिर सूर्य की है। कभी कभी राशि ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है, जैसे कि राशि का स्वामी ज़्यादा मजबूत हो, राशि जो जहाँ है वहाँ पर कई ग्रह हों, तो ऐसे में वो एक ज़्यादा मजबूत हो जाती है कभी कभी। तो दोनों से ही देखना चाहिए। और जिस ग्रह की दशा चल रही होती है उससे भी देखते हैं, ये भी होता है। पर हम फिलहाल जो बात करेंगे वो आपके लग्न और राशि दोनों से ही करेंगे। और अगर हम देखते हैं आपकी कुंडली तो इस तरह से दिखाई देती है। अब ये जो मैं कुंडली जो दिखा रहा हूँ वो दिसंबर में, देखिए जो बुध और सूर्य जो आपके पहले भाव में है वो करीब मिड ऑफ दिसंबर में यहाँ पर पहुँचेंगे, मतलब कि 15 तारीख के आसपास। उससे पहले वो यहाँ रहेंगे, तो आधे महीने ऐसा रहेगा। तो मैंने जो ये दिखाए यहाँ पर जो है, देखिए सूर्य आपके 15 तारीख को पहुंच जाएंगे और बुध यहाँ पर 17 को पहुंच जाएंगे। उससे पहले वो यहाँ पर रहेंगे पहले भाव में। ये पहला भाव है जो हमारे ऑरा को दिखाता है, एटीट्यूड को दिखाता है, हमारा ओवरऑल पर्सपेक्टिव को हम लाइफ को किस तरह से देखते हैं, लोगों के ऊपर हमारा का इम्प्रेशन होता है, कैसी हमारा ओवरऑल फिजिकल हेल्थ वगैरह उस सब को दिखाता है, वो है। ये दूसरा भाव है, इसमें आपके गुरु और शनि बैठे हुए हैं। शनि अपनी ही राशि में है और गुरु यहाँ पर नीच के हैं, पर उनका नीच भंग हो रहा है क्योंकि शनि जो है अपनी राशि में, इस वजह से। तो 7.5 की आपकी एक लास्ट स्टेज है। अगर आपके अष्टक वर्गा में यहाँ पर पॉइंट अच्छे हैं तो 7.5 की जो लास्ट स्टेज है, नॉर्मली जब 7.5 जाती है तो कुछ देकर जाती है, पर अभी जाते जाते वक्त लगेगा काफ़ी, अभी टाइम है, पर फिर भी कुछ अच्छे चेंजेस आ रहे हैं। ये तीसरा भाव में कोई ग्रह नहीं है, यहाँ पर कुंभ राशि है। चतुर्थ भाव जो आपका घर, गाड़ी, बंगला, माता का, एंडिंग्स का, घर के सुख का, जो भौतिक सुख है उसका भी कह सकते हैं, पर उससे भी ज़्यादा दिल के अंदर कितनी शांति है, शिक्षा जो होती है, हम जो एजुकेशन है उसका भी है, ये डिग्रियाँ जो हम लेते हैं उसमें मंगल है चतुर्थ भाव में। और ये पंचम भाव है जो ज्ञान का है, जो जीवन के मकसद का है, जो हमारी क्रिएटिविटी का है, बच्चों का है, उसमें कोई नहीं है। और छठा भाव है जो रोग ऋण शत्रु का है, आम जिंदगी का है, मेहनत का है। यही जो भाव है वो संन्यास का भी है, संन्यास का है। और यही भाव जो है आपका कह सकते हैं, जो लोग शादी नहीं करते हैं, जो निश्चय कर लेते हैं कि वो हमेशा बिना सिंगल ही रहेंगे, उस तरह के जो लोग होते हैं उसके लिए भी छठा भाव होता है। भूख के लिए भी यही भाव है। और हमारी जो मिस्टेक्स होती हैं उनका भी यही भाव है, छठा भाव। ये 7वां भाव है, इसमें कोई ग्रह नहीं है, शादी का है, बिजनेस का है, फेम का है, यात्राओं का भी है, इसी के साथ साथ ये भाव युद्ध का भी है, वॉर जो होती है ना, युद्ध होता है, उसका भी है। ये अष्टम भाव है, इसमें भी कोई ग्रह नहीं है। ये जो भाव होता है आयु का होता है, मृत्यु का होता है। ये भाव आपका ज्योतिष विद्या हो गई, काला जादू हो गया, इस तरह की जो डीप ऐसी विद्याएं जो हैं, पर पूरी तरह लोग उसको समझ नहीं पाते हैं, पूरी तरह भी उसको नहीं जानते हैं, जो ओपन नहीं है, ऐसी चीज़ का, सीक्रेट्स का है। तो जो लोग जासूस होते हैं, डिटेक्टिव होते हैं, अकल्टिस्ट होते हैं, एस्ट्रोलॉजर होते हैं,
या फिर सर्जन भी, क्योंकि सर्जन भी लोग जो हैं कि वो बड़ा मनुष्य की शरीर को काट के उसके अंदर से एक तरह का कुछ, पूरी तरह से हम उसे भी अभी समझ नहीं पाए हैं, तो वो भी इस भाव को दिखाता है। इसमें कोई ग्रह नहीं है। नवम भाव है जो भाग्य का है, नवम भाव है जो भाग्य का है, जो पिता का है, जो हमारे गुरुओं का है, जो रिलीजन का है, जो धर्म का है। तो अष्टम भाव के बाद नवम भाव का आना काफ़ी लॉजिकल है। कुछ लोग कहते हैं ये कि अष्टम भाव जो है वो 12th नवम भाव का हानि है, पर आप इसे ये भी इस तरह से भी देख सकते हैं कि अष्टम भाव का रिजल्ट जो है, अष्टम भाव का जो धन है वो नवम भाव है। मतलब आपका जो अकल्ट है, जो एस्ट्रोलॉजी है, जो मेडिटेशन है, जो समाधि है, उससे ही धर्म की उत्पत्ति हुई है। आप इस तरह से भी कह सकते हैं, दोनों ही तरह से हम देख सकते हैं। ये दसम भाव है जिसमें कोई ग्रह नहीं है, पर ये जो भाव होता है दसम भाव, ये ख्याति का होता है, फेम का होता है, जो आपका वर्किंग एटमॉस्फेयर है उसका होता है, आपकी जो समाज में स्थिति है वो होता है, उसकी पावर आपकी कितनी रहेगी, सत्ता का होता है, गवर्नमेंट्स का होता है। ये दसम भाव जो होता है इसमें आपके कन्या राशि है, और यहाँ पर एकादश भाव जो इच्छा पूर्ति का है, जो फुलफिलमेंट ऑफ डिज़ायर का है, अवार्ड्स का है, इनाम मिलने का है, आपके फ्रेंड सर्कल का है, बड़े जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं उनका है, सोर्स ऑफ मनी का भी एक तरह से, कहाँ से पैसा आएगा, उसमें आपके शुक्र बैठे हैं अपनी ही राशि में। तो बहुत अच्छा योग बना हुआ है एक तरह से, अपनी ही राशि में शुक्र का यहाँ बैठना बहुत सारी इच्छाओं की पूर्ति को दिखाता है, धन पैसा आने को दिखाता है। और पर यहाँ जो शुक्र हैं वो आपके 11 दिसंबर तक ही हैं, उसके बाद ये जो शुक्र है 12th हाउस में आ जाएंगे, 12वें भाव में आ जाएंगे। 12वें भाव में भी शुक्र का गोचर अच्छा ही होता है, जीवन में जो जीवन के सुख भोग हैं उनको बढ़ाता है, यात्राओं के लिए अच्छा होता है, और कुछ कह सकते हैं एंजॉयमेंट की चीज़ें, वेड प्लेजर, पति पत्नी का जो सुख होता है और एक दूसरे के प्रति आकर्षण, उस सब को बढ़ाता है। सेक्स हुआ और एडिक्शन हुए, नशा हुआ, उसकी तरफ ले जाता है। पर नॉर्मली शुक्र जो है अगर उन पर पाप दृष्टियाँ नहीं है तो एक तरह का लाइफ में एंजॉयमेंट ही लाता है, इसको बुरा नहीं माना जाता है, कुछ कंफर्ट लाता है आपके जीवन में। केतु आप देख ही रहे हैं, केतु 12वें भाव में हैं, यहीं पर रहने वाले हैं, और केतु 12वें भाव में मोक्ष कारक कहे गए हैं, आपको फ्रीडम की तरफ ले जाते हैं, आपके सामाजिक बंधनों को दूर करते हैं या उसकी रियलिटी को आपको समझाते हैं और आप उससे दूर होना शुरू हो जाते हैं। इस तरह का केतु रिजल्ट देते हैं। खैर हम एक एक ग्रह के रिजल्ट को देखेंगे, एक एक ग्रह की बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं गुरु की, जो कि आपके लग्न के स्वामी हैं। ऐसे में लग्न के स्वामी का द्वितीय भाव में आना और धन के स्वामी के साथ बैठना और उसके साथ अष्टम भाव को देखना, वैसे तो ये योग जो बना हुआ है वो किसी बड़े धन की प्राप्ति का, पैतृक संपत्ति की प्राप्ति का, लॉटरी लगने का, अचानक से धन मिलने का, और धन के जो स्रोत हैं उनमें कुछ ना कुछ बढ़ावा होने का है। धन की जो स्रोत हैं उसको बढ़ाने का है, कुछ नए सोर्स बनने का है पैसे के। इसके साथ साथ यहाँ पर चूंकि शनि भी हैं, तो शनि देखिए हालांकि अपने घर में हैं, नए सोर्स गुरु बनाएंगे जरूर, पर चूंकि शनि है एक तो वाणी थोड़ा सा वाणी में ठंडापन आ सकता है, थोड़ा सा रूखापन आ सकता है, और मेहनत होगी, नए सोर्स बनेंगे, एक उम्मीदें तो जरूर दिखाई देंगी, पर उसकी तरफ प्रयत्न बहुत करना होगा, कोशिशें बहुत करनी होंगी, तब रिजल्ट आएगा। अगर आप कंस्ट्रक्शन में हैं, अगर आपका आइसक्रीम का या कोई भी ऐसा काम जो शनि से रिलेटेड है, जैसे चमड़े का काम है आपका, पुरानी चीज़ें जो हैं, हिस्ट्री से रिलेटेड कोई काम है, और माइंस वगैरह का काम होता है, मेटल्स वगैरह का काम है, लोहा वगैरह उस सब का, कंस्ट्रक्शन का कोई काम है, तो शनि के काम में अगर आप हैं तो आपको फ्लरिशमेंट होगा, पैसा आने की चांसेस है, धन काम बढ़ने का है, पर संघर्ष रहेगा, भाग दौड़ रहेगी, मेहनत रहेगी, क्योंकि शनि है और 7.5 है, तो अपना रिजल्ट भी देंगे, 7.5 का रिजल्ट भी देंगे। और द्वितीय भाव का स्वामी द्वितीय भाव में है तो ये एक धेनु योग टाइप बन जाता है, तो वो भी एक अच्छा है। धेनु का मतलब गाय, गाय पहले समाज में धन को मानते थे, पहले समाज में वही धन था, आज के समाज में वो पैसा है, तो उस चीज़ का है। घर गाड़ी बंगला खरीदने का यहाँ पर चांसेस बनता है। अगर आपका सोने से रिलेटेड काम है तो उससे भी धन आ सकता है। अगर आप प्रोफेसर हैं, अगर आप लॉयर हैं, अगर आप ज्योतिषी हैं, अगर आप
कोई लाइफ कोच हैं, इस तरह गाइडेंस देने का आपका काम है, तो धन की वृद्धि होगी और चीज़ों में सुधार होगा। पर इस सब के बावजूद कुछ ना कुछ टेंशन रहेगा, कुछ ना कुछ रूखापन भी रहेगा, और क्योंकि शनि हैं, उनका असर पूरी तरह जाने वाला नहीं है। क्योंकि 7.5 चल रही है, 7.5 की रेमेडी आप कर ही रहे होंगे। उनमें से सबसे अच्छी रेमेडी तो यही है कि आप आलस से ना करें। अगर आप कोई काम कर सकते हैं अभी और उसको 1 घंटे बाद भी टालते हैं तो वो भी आलस है, और हमारे ऋषि मुनियों ने आलस्य को बहुत बुरा माना गया, अच्छा नहीं माना है। और ज्योतिष का फायदा अगर आप वास्तव में उठाना चाहते हैं तो आपको सिर्फ ज्योतिष से काम नहीं चलने वाला, मैं तो कहूँगा कुछ होने वाला नहीं। इसके साथ साथ आपको वेद, पुराण, भगवत गीता, या फिर अगर आप मॉडर्न बुक्स पढ़ना चाहें तो वो भी, पर वो ऐसी चीज़ें, ऐसी थॉट्स जो आपको कर्म की ओर ले जाए, जो आपको बताए कि जीवन में आपको कहाँ जाना है, क्या करना है, आपके उद्देश्य के लिए, जो आपको प्रेरित भी करे और रास्ता भी दिखाए, वो ज़रूरी है। उसके बिना ज्योतिष कह सकते हैं कि वो अधूरा है। नॉलेज के बिना, विजडम के बिना आप उसको फिर भाग्य का रास्ता समझ लेंगे। फिर आप उसमें सिर्फ मंत्र पढ़ने का मकसद भी यही होता है। जब आप हनुमान चालीसा पढ़ते हैं या कोई रामायण पढ़ते हैं तो उस पात्र को समझना, उस ईश्वर की उस डायमेंशन को समझना, अपने जीवन में उतारना, और उसके जीवन में उतारेंगे नहीं तो समझ लीजिए भक्ति आधी है, अधूरी है। ये मतलब भक्ति है ही नहीं अगर आप में प्रभु के गुण नहीं आते हैं। तो अगर हनुमान जी की पूजा आप करते हैं तो आपको, हनुमान जी तो अपने ईश्वर की इच्छा के लिए 7 समुद्र पार चले गए थे। आप क्या कर रहे हैं फिर? आपको तो, अगर हनुमान के भक्त हैं तो आपको तो एकदम हार्ड वर्किंग, अपने लक्ष्य की तरफ एकदम रुकने, मतलब एकदम बढ़ने वाला, 1 मिनट की भी देर ना करने वाला, किसी भी सिचुएशन को दिमाग से सुलझा लेने वाला। जैसे हनुमान जी जब गए थे समुद्र के पार तो सुरसा वगैरह कितनी राक्षसी थी, किस तरह से उन्होंने हर चीज़ को जहाँ जैसा चाहिए उसके अकॉर्डिंग व्यवहार किया और अपने सत्य के रास्ते पर बढ़ते ही रहे। तो वो उनको सीखे बिना रेमेडी भी आपको असर नहीं करेंगी और आप कहेंगे कि ये तो कुछ हो पा रहा नहीं है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि संसार कर्म प्रधान है, ऐसा भगवान कृष्ण ने कहा है, ऐसा भगवान राम ने भी कहा है। भगवान कृष्ण ने तो कहा ही है, गीता का उपदेश है, और भगवान राम ने भी कहा है कि कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो तस करियता फल चाखा। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। 7.5 में सबसे बड़ी बात यही आती है, आलस न करना, झूठ ना बोलना, प्लान बनाना, पॉजिटिव रहना। शनि आलस की तरफ ले जाते हैं, नेगेटिविटी की तरफ ले जाते हैं। काल पुरुष का जो दुख है वो शनि है, तो कभी कभी निराशा की तरफ भी ले जाते हैं। तो आपको प्रैक्टिकल रहना है पर पॉजिटिव रहना है। पॉजिटिव रहना बहुत ज़रूरी है। प्रैक्टिकलिटी से भी पॉजिटिविटी बड़ी है, क्योंकि कई बार प्रैक्टिकली ऐसा लगता है ये तो पॉसिबल नहीं है, पर जब आप पॉजिटिव होते हैं, जब आप मेहनत करते हैं, जब आप हार नहीं मानते हैं, तो वो असंभव भी संभव हो जाता है और करके दिखाया दुनिया में। और आपकी ज़िंदगी में भी आपने देखा होगा कई बार ऐसा होता है, जो उम्मीद नहीं है वो भी पॉसिबल होता है। तो पॉजिटिव रहना बहुत ज़रूरी है। गुरु की अगर हम दृष्टियों की बात करें यहाँ से, तो 1 2 3 4 5 छठे भाव पर दृष्टि, अच्छी चीज़ों पे खर्च होगा। आप कुछ किसी की हेल्प करेंगे, आप लोगों की हेल्प करेंगे, और कुछ जो पैसा जो आप जो खर्च करेंगे वो यज्ञ पे कर सकते हैं, किसी की हेल्प पे कर सकते हैं। इस सब चीज़ें की संभावना रहेगी। यहाँ से गुरु की दृष्टि अष्टम भाव पर है और शनि की भी संयुक्त दृष्टि है, तो अचानक बड़ा खजाना मिलना, पैतृक संपत्ति की प्राप्ति होना, इनहेरिटेंस के थ्रू या फिर टैक्स के थ्रू, या कुछ अचानक से लाभ होना, लॉटरी लग जाना, ये सब चीज़ें हो सकती हैं। इसके लिए आपकी कुंडली में चंद्रमा का पद, क्योंकि वो अष्टमेश है, शुभ स्थित होना, उस पर अच्छे ग्रहों की दृष्टि होना। इसके साथ साथ अष्टम भाव पर भी, अष्टम भाव में, अष्टम भाव को देखने वाले कुछ शुभ ग्रह चाहिए आपकी जन्म कुंडली में, और उनकी दशा महादशा हो, और उनमें से अगर वो ग्रह सूर्य और शनि भी हों तो फिर ये चीज़ें फुलफिल हो पाएंगी, तो फिर ऐसा अवश्य हो पाएगा। गुरु की जो 9वीं दृष्टि है तो 7वीं हुई, 7वां भाव हुआ, 8वीं 9वीं 10वीं भाव पर है, तो कार्य का क्षेत्र बढ़ेगा, एरिया बढ़ेगा, काम मिलने में आपकी सहायता हो सकती है। ऐसे समय में अगर कोई नया काम करते हैं, कोई ट्रांसफ़र होता है, जब गुरु की दृष्टि 10वें भाव पर है, ख्याति भाव पर है, तो नॉर्मली वो काम अच्छा होता है, फुलफिलमेंट की तरफ ले जाता है, आपके जीवन में नए आयाम खोलता है और एक अच्छी शुरुआत कही जाती है जब गुरु की दृष्टि किसी भाव पर हो और उससे संबंधित चीज़ें हो।
और उससे संबंधित चीज़ें फलती फूलती भी हैं। तो पिता के साथ संबंधों में सुधार आ सकता है यहाँ से, क्योंकि दसम भाव पिता को भी दिखाता है, मेनली बॉसेस को दिखाता है। वर्क एनवायरनमेंट जो होता है उसमें भी थोड़ा बहुत आपको सपोर्ट मिलेगा, थोड़ा सुधार अवश्य होगा। तनख्वाह वनख्वाह जो होते हैं आपकी बढ़ सकते हैं, आपका बिजनेस भी बढ़ेगा, उससे भी आपको लाभ की प्राप्ति होगी। क्योंकि अगर हम दसम भाव को देखें, ये दसम भाव और सप्तम भाव से गिने तो 1 2 3 4 केंद्र में पड़ता है। सप्तम भाव से केंद्र में भाव है, और इसलिए जब भी दसम भाव पर कोई शुभ दृष्टियां होती हैं तो वो सप्तम से चतुर्थ मतलब बिजनेस का सुख कह सकते हैं उसको, उसकी हैप्पीनेस कह सकते हैं। तो वो बढ़ाता है, उसको आपकी प्रतिष्ठा को बढ़ाता है। दसम वो भाव है जहाँ सूर्य सबसे ऊपर होता है, तो फेम दिलाता है। तो उस पर गुरु की दृष्टि फेम को भी बढ़ा रही है। इसके बाद अगर हम शनि की बात करें तो 1 2 3 उनकी चतुर्थ भाव पर दृष्टि है, और वहाँ पर मंगल भी है लगभग 23 तारीख तक। माता के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें, और घर गाड़ी बंगला खरीदने का योग अवश्य बनता है। पर जो आपके पड़ोसी हैं या जिसके साथ आप भी कॉन्ट्रैक्ट ज़मीन खरीदना चाहेंगे, उनसे रिश्तों में कुछ खटास आ सकती है, और वहाँ पे कुछ छुपा बात हो सकती है। तो उस चीज़ का ध्यान रखें। डॉक्यूमेंट वगैरह पूरी तरह चेक करें, साइन वाइन करते वक्त विशेष ध्यान रखें। और इसका कारण ये भी है कि बुध जो हैं, जो कम्युनिकेशन को दिखाते हैं, जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह को दिखाते हैं, वो करीब 17 तारीख तक 12वें भाव में रहने वाले हैं। और ऐसे में मंगल भी वक्री हैं यहाँ पर 23 तारीख तक। तो जब वक्री मंगल अगर आपके चतुर्थ भाव में है तो घर गाड़ी जमीन का योग जरूर बनाते हैं, पर वक्री हैं, सीधे से काम नहीं होगा, रुक के काम होगा, उसमें कुछ अड़चन आ सकती है पर हो जाएगा। और काम को धीरे धीरे सोच समझ के ही करना होता है। जब ग्रह वक्री हो तो आपको थोड़ा पेशेंस के साथ, हिम्मत के साथ और आगे बढ़ना होता है। पूरी जानकारी जुटा के धीरे धीरे आगे बढ़ना होता है। जल्दबाजी ऐसे में करते हैं तो काम बिगड़ सकता है, उसमें नुकसान भी हो सकता है। शनि की जो सीधी दृष्टि है उसकी हम बात कर चुके हैं गुरु और शनि के साथ। यहाँ पर आपको आपके ससुराल से, आपके ससुर से, चाहे आप लड़की हो या लड़का हो, उनसे थोड़ा सा उम्मीद है कि वो आपकी कोई सहायता कर सकते हैं। शादी विवाह का चांसेस है, और किसी बड़े घर में शादी होने का चांसेस यहाँ पे बनता है। अगर आपकी कुंडली में भी यहाँ पर कुछ ऐसे योग हैं, जैसे कि अष्टम में सूर्य होना कभी कभी बड़े घर में शादी को दिखाता है। अष्टम में गुरु शुक्र का आना, अगर वो शुभ ग्रह हैं आपकी कुंडली में, तो वो भी बड़े घर में और शादी के बाद धन मिलने को, जमीन मिलने को, घर मिलने को, इन्वेस्ट और लक के साथ देने को दिखाता है, लेगेसी को दिखाता है। तो अगर वो चीज़ें कुंडली में हैं तभी गोचर रिजल्ट दे पाएगा, ये याद रखिएगा। गोचर वही दे सकता है जो आपकी कुंडली में पहले से है, जो नहीं है वो गोचर आएगा पर कुछ दे नहीं पाएगा, क्योंकि वही नहीं है। तो ये सिर्फ बता रहा है इस राशि के लिए इस तरह की अपॉर्चुनिटी आ रही है, पर आपकी कुंडली में है या नहीं है वो आपकी कुंडली तय करेगी। प्रारब्ध तो आपके जन्म के समय ही तय हो गया ना। अब तो ये सिर्फ ये बता रहा है कि उसकी पॉसिबिलिटी कितनी है, हो पाएगा या नहीं। शनि की जो 10वीं दृष्टि है, देखिए 7वीं थी, 8वीं 9वीं 10वीं, ये आपके 11वें भाव पर पड़ रही है, जो उसकी उच्च की राशि है वहां पर। तो ऐसे में लाभ को शनि थोड़ा सा रोकेंगे और उसके बाद देंगे। चीज़ें थोड़ी डिफिकल्टी के बाद होंगी, ऐसा कि ये नहीं होंगी, पर मेहनत करनी होगी, ट्राई काफ़ी करना होगा, उसके बाद ही चीज़ें होंगी। यहाँ पर शुक्र भी है, शुक्र पर उनकी दृष्टि सिर्फ शुक्र यहाँ पर आपके 11 तारीख तक है, और मंगल की दृष्टि, मंगल और शनि दोनों की दृष्टि शुक्र पर पड़ रही है 11वें भाव में। और शुक्र आपके लिए 11वें भाव के स्वामी भी हैं। तो आपका जो फ्रेंड सर्किल है, आपके जो बॉसेज हैं, उनसे थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, इस बात का ध्यान रखें। हालांकि शुक्र पर जो मंगल की दृष्टि है तो आपके जो बड़े भाई हैं उनसे भी थोड़ा बहुत, या उनकी स्वास्थ्य में कोई एक तरह से कह सकते हैं कि थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव हो सकता है, पर इसके बावजूद वो उन्नति करेंगे, उनके जीवन में पैसा आएगा, उनको थोड़ा फेम भी मिल सकता है, क्योंकि 11वें भाव का स्वामी 11वें ही भाव में है। तो आपकी भी कुछ इच्छाओं की पूर्ति हो सकती है, जैसे कि शादी विवाह का होना, जैसे कि घर में नन्ही परी या छोटे बच्चे का आना, ऐसी चीज़, कोई नौकरी लग जाना, कोई उच्च पद प्राप्ति हो जाना। इसकी ज़्यादा उम्मीद सिर्फ 11 तारीख तक है। उसके बाद जो शुक्र हैं वो 12वें भाव में आएंगे,
उसकी हम बात करेंगे। अभी हम शनि की बात करी, गुरु की बात की, अब मंगल की बात कर लेते हैं। देखिए मंगल यहाँ पर वक्री होकर बैठे हैं, पंचमेश हैं और आपके अष्टम राशि के और 12वें भाव के मालिक हैं। माता के ऊपर खर्च हो सकता है, घर गाड़ी बंगले के ऊपर खर्च हो सकता है, और माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। घर गाड़ी बंगला खरीदते वक्त डॉक्यूमेंट्स का ध्यान रखें, चीज़ों को देख कर करें, बहुत सोच समझ कर करें, और निर्णय अगर आपको लेना ही है तो पूरी तरह किसी की राय लेकर करें, क्योंकि वक्री है मंगल इस समय में। जब वक्री ग्रह होता है तो सोच समझ के एक चीज़ को 2 बार चेक करके ही आगे बढ़ना होता है, वही सही रहता है। मंगल की यहाँ से जो चतुर्थ दृष्टि है वो आपके सप्तम भाव पर पड़ रही है, और खुद चतुर्थ भाव में मंगल है, तो घर में थोड़ा खटपट रह सकती है, गर्मा गर्मी हो सकती है आपकी पत्नी के बीच, आपकी माता के बीच, घर में जो लोग हैं आपके जो परिवार में, उनमें कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग आ सकती है। उसका कारण गुस्सा हो सकता है, उसका कारण जल्दबाजी हो सकती है, उसका कारण कभी कभार आपकी जो तेज इमोशन है, जैसे कोई चीज़ को आप कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, वो हो सकता है। तो जैसा गीता में कहा है कि तू इस मन का दास न बन, इस मन को अपना दास बना ले, मन से बड़ा बहरूपी न कोई, पल पल रचता स्वांग निराले। तो ये मन का खेल है, वो आपको बोलते हैं कि धोखा हमेशा खूबसूरत ही होता है, मतलब इस तरह से दिखाता है, इस तरह के एक माया फैलाता है, उसको माया कहा गया है कि आप उसमें आप धर्म का रास्ता भूल जाते हैं, या कई बार तो बिल्कुल भूल ही जाते हैं, और कई बार आपको याद तो रहता है पर फिर भी उस रास्ते पर चले जाते हैं जो कि सही नहीं है। तो ऐसे में फिर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है कि यू शुड बी द मास्टर, आप मालिक होने चाहिए, मन नहीं। जब आप ये कहते हैं कि भाई मैं तो वही करता हूँ जो मेरा मन करता है, या फिर मेरा मूड खराब है, तो आप वास्तव में ये कह रहे हैं कि आप उसके नौकर हैं, मन के नौकर हैं। जैसे मन करेगा वैसा ही करेंगे, होना उल्टा चाहिए, आपका मन वो करना चाहिए जो सही है, तब फिर वो सफलता की आप जो ऊंचाइयां हैं उन्हें छोड़ने से आपको कोई नहीं रोक सकता। तो बहुत कुछ आपके हाथ में है, सब कुछ आपके हाथ में नहीं है। अपॉर्चुनिटी क्या आएंगी वो शायद आपके हाथ में नहीं है, रास्ता आपको क्या मिलेगा वो शायद आपके हाथ में नहीं है, पर आपको किस तरह से चलना है, जो भी चीज़ें आएंगी उसको किस तरह से रिएक्ट करना है, उसको किस तरह से यूज करना है, वो आपके हाथ में अवश्य है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कर्म जो है वो आपके अधिकार में है, रिजल्ट आपके अधिकार में नहीं है। तो पर क्या आप 100% अपना दे रहे हैं, कर्म कर रहे हैं? क्या 100% आप अपने आप को अपग्रेड कर रहे हैं? क्या आपको जो चाहिए आप उसके लिए पूरी ताकत से पूरी ज़िंदगी आपने मेहनत की है? पूरी ज़िंदगी तो क्या आपने 3 साल भी हर एक दिन हर एक मिनट उस लक्ष्य के लिए ट्राई किया है? अगर किया है तो फिर ईश्वर की इच्छा है, तो फिर डरने की कोई बात नहीं है। अगर नहीं किया है तो फिर आपकी भी कमी है, फिर आप उसको कुंडली का दोष नहीं कह सकते। कर्म आपके हाथ में है, कर्म जरूर कीजिएगा। उसके बाद फिर आप कुंडली से उम्मीद रखें, उसके बाद फिर आप ईश्वर से उम्मीद तो नहीं कह सकते, पर उसके बाद एक अपने आप ही चीज़ें होने लगेंगी। आप उम्मीद ना ही रखें तो बेटर है, पर चीज़ें होंगी तभी। और बाई चांस अगर हो रही है और आपने कुछ खास प्रयत्न नहीं किया है तो याद रखिए, यकीन मानिए लंबे समय तक मुश्किल हो जाएगा। कर्म के बिना गाड़ी आगे चलती नहीं है, क्योंकि कर्म ही भाग्य बनाता है, आज नहीं तो कल। अगर कर्म सही रास्ते पर नहीं है तो भाग्य को तो कम हो नहीं है, उसको तो झुकना ही होगा। इसलिए कर्म प्रधान संसार है। मंगल की सीधी दृष्टि आपके 10वें भाव पर है। आपके अंदर पराक्रम रहेगा, आपके अंदर हिम्मत रहेगी, आप मेहनत भी करेंगे, पर थोड़ा गुस्सेबाजी आ सकती है, थोड़ा बॉस के साथ थोड़ा तू मैं इस तरह का चांसेस हो सकता है। तो गुस्से को कंट्रोल में रखें, अपनी इच्छाओं को कंट्रोल में रखें, जल्दबाजी में कोई काम ना करें। मंगल की जो 8वीं दृष्टि है वो 11 तारीख तक शुक्र पर पड़ रही है। लड़के और लड़कियों के बीच आकर्षण बढ़ेगा, स्त्री पुरुषों के बीच आकर्षण बढ़ेगा, पति पत्नी के बीच आकर्षण बढ़ेगा, पर थोड़ा सा जो अलग अलग हैं, जो सिंगल हैं, उनके प्रति तो आकर्षण बढ़ेगा, उनमें तो आकर्षण बढ़ेगा, पर जो पहले से साथ में हैं उनमें थोड़ा सा अपोजिशन भी आ सकता है, थोड़ा सा फ्रिक्शन भी आ सकता है, क्योंकि मंगल अग्नि है और शुक्र जल है, और अग्नि और जल मिलते हैं तो धुआं तो उठता ही है। तो ये इस चीज़ को ध्यान रखना है। मंगल की 11वें भाव पर दृष्टि अच्छी है, जहाँ तक कि
रियल इस्टेट से लाभ का जो ताल्लुक है, अगर आपको घर जमीन बेचते हैं उसमें लाभ के चांसेस हैं, क्योंकि मंगल की दृष्टि लाभ भाव पर पड़ रही है। आपने कोई इन्वेस्टमेंट कर रखा है उसमें भी लाभ के चांसेस हैं, क्योंकि मंगल पंचम के स्वामी है और पंचम जो है आपका इन्वेस्टमेंट है और 11वां भाव उसका लाभ है, वो उसके चांसेस हैं। पर चीज़ें बहुत सोच समझ के संभल के करनी है, क्योंकि मंगल वक्री हैं। मंगल के बाद अगर हम राहु पे आते हैं तो देखिए राहु छठे भाव में अच्छे होते हैं। राहु छठे भाव में आपकी ओवरऑल ओरा को बढ़ाते हैं, आपकी समाज में प्रतिष्ठा को बढ़ाते हैं, आपकी साख को मजबूत करते हैं और आपके शत्रुओं को पराजित करते हैं। पर ऐसा मंगल ये जो है राहु तभी कर पाएंगे जब आपकी कुंडली में उनकी स्थिति अच्छी हो। सिर्फ गोचर से काम नहीं चलेगा, आपकी कुंडली में राहु अच्छे होने चाहिए। वो 3, 6, 10, 11 में हो या फिर त्रिकोण या केंद्र में, केंद्र त्रिकोण के स्वामियों के साथ हो, मतलब कि राजयोगा में हो, तो ऐसे में फिर वो आपको अच्छा रिजल्ट दे पाएंगे। यहाँ बैठे मंगल आपको अगर हम इसके यहाँ बैठे मंगल की अगर हम बात करते हैं तो शादी के मामले में बहुत ज़्यादा है, जो रिलेशनशिप के मामले में बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं है। रिलेशनशिप के मामले में उतने अच्छे नहीं है, बाकी लगभग सभी कह सकते हैं एरिया के लिए अच्छे हैं। लाभ भी कराएंगे ऐसा नहीं है, और उन्नति भी दिलाएंगे आपको। इसके साथ साथ अचानक धन प्राप्ति के यहाँ पे चांसेस बनाते हैं, लॉटरी सट्टा इस सब के चांसेस बनाते हैं। राहु भी बना रहे हैं, गुरु और शनि भी बना रहे हैं, तो ऐसे में अचानक धन प्राप्ति, बड़े धन की प्राप्ति या कोई लॉटरी लग जाना, इनकम टैक्स के थ्रू ऐसा धन जिसकी आपने उम्मीद नहीं की है उसके आने का चांसेस यहाँ पर बनता है। चाहे वो गिफ्ट में मिली हुई कुछ चीज़ें हों, अब कितना बड़ा होगा, वो छोटा भी हो सकता है बड़ा भी हो सकता है। ये जरूरी नहीं है कि वो करोड़, लाख, अरब इतना ही बड़ा हो, कुंडली के अकॉर्डिंग कोई, पर कुछ ना कुछ अचानक सा लाभ जिसकी आपने उम्मीद नहीं की वो हो सकता है। उस चीज़ का यहाँ पर चांसेस राहु बनाते हैं। भाग्य की अगर हम बात करें तो 7, 8, 9, 10 भाग्य भी साथ अगर आपका देगा, अगर आप रिस्क लेंगे, अगर आप मेहनत करेंगे तो भाग्य भी आपका साथ देने वाला है। और कुछ चीज़ें भाग्यवश भी होंगी और अचानक से होंगी जब आपने उम्मीद नहीं की होगी। तो ये राहु यहाँ पर लेकर आए हैं आपके लिए। राहु की अगर दृष्टियों की बात करें तो 10वें भाव पर है, तो कार्य में मेहनत करती होगी, कार्य में उतार चढ़ाव रहेगा, पर इन द एंड वो आपके लिए कुछ ना कुछ पॉजिटिव राहु यहाँ पर देने वाले हैं। 12वें भाव पर तो केतु का राज्य चलेगा। इसके अलावा द्वितीय भाव पर जो राहु की दृष्टि है, वाणी को अच्छा रखें, वाणी को मीठा रखें। वहाँ पर गुरु और शनि है, तो अपने गुरुओं के साथ रिश्ते बनाए रखें। अपने से नीचे वाले जो लोग हैं, अपने से जो वृद्ध लोग हैं, उनके साथ संबंधों को अच्छा रखें। एक तो 7.5 ही चल रही है, ऊपर से राहु की दृष्टि शनि पे आ रही है, तो अपने से गरीब हैं, अपने से वृद्ध लोग जो हैं उनके साथ आपके रिश्ते मधुर और अच्छे होने चाहिए। 7.5 की जो रेमेडी होती है कि भाई गरीबों को खाना खिलाना, उनका ख्याल रखना, वृद्धों की इज्जत करना, वो आपको दिल से मन से करनी होती है, ना कि इसलिए कि आप उससे करेंगे तो आपको कोई लाभ होने वाला है। क्योंकि अगर लाभ आपकी रेमेडी के जड़ में होगा तो लाभ तो एक तरह का दोष है। 6 शत्रु है ना हमारे, उनमें से लाभ एक है क्रोध, काम, लोभ, मोह, ईर्षा, अहंकार, ये सब जो हैं, लालच, ये सब, तो उनमें से लाभ एक है। तो लाभ के लिए अगर आप रेमेडी करेंगे तो एक तरह से आप कह सकते हो कि आपकी रेमेडी के जड़ में ही एक बुराई है, तो उसका जो रिजल्ट होगा वो कम होगा तो सही। क्योंकि अगर आप कर रहे हैं, 3 तरह का कर्म होता है। एक जो आप वाणी से करते हैं, जो आप बोलते हैं, इसलिए वाणी का बहुत महत्व है। आप अच्छा बोलिए, आप दूसरों को अच्छी सलाह दीजिए, उनकी अच्छाई के लिए सलाह दीजिए। आप पैसे नहीं दे सकते मानते हैं, पर जो सलाह दीजिए अच्छी सलाह दीजिए दूसरों को, सच्चे मन से, उनकी अच्छाई के लिए। और आजकल लोग अपनी वाणी का उपयोग भी किसी को गिराने के लिए करते हैं, उसको पॉलिटिक्स बोलते हैं, और उससे हो भी जाता है कि दूसरे को आप गिरा दें, पर आप गिरेंगे जरूर। वो आदमी नहीं गिराएगा आपको, ऐसा नहीं है कि वो ही आएगा, पर कोई और गिरा देगा, और जहां आपने नहीं सोचा वहां से गिराएगा। वो चक्र है, समय चक्र है, जीवन चक्र है। तो आप किसी भी डायरेक्शन में फेंके कर्म को, भाग के आपके पास आना ही है, आज नहीं तो कल, इतना है। तो इस बात का ध्यान रखें। तो अपने वाणी से अच्छा बोलें। और दूसरी तरह का कर्म होता है आपका, कर्म है आपका फिजिकल, जो हर रेमेडी में होता है। अगर आप किसी को दाना दे रहे हैं, पक्षी को, या खाना दे रहे हैं गाय को, या किसी व्यक्ति को कुछ कर रहे हैं, तो वो आपको दुआ देगा।
थोड़ा सा, तो वो तो कर्म, उसका तो थोड़ा रिजल्ट जरूर मिलेगा। फिर तीसरा कर्म होता है आपका मानसिक, उसकी भावना क्या है, आपकी दिमाग, सोच क्या है आपकी उसके पीछे, तो ये और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, आपकी सोच क्या है। ऐसे में तो अगर आपकी सोच लाभ लेने की है तो वो वाला रिजल्ट आपका नहीं आ रहा आपके पास, उसकी भावना क्या है उसके पीछे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। दान वगैरह में भी गीता की अगर आप बात करेंगे तो वहाँ तो ज्ञान यज्ञ को, मतलब कि अगर आप किसी को ज्ञान देते हैं, नॉलेज देते हैं, अच्छी शिक्षा देते हैं, अच्छी बातें देते हैं, उसको धन मतलब पैसा देने से कहीं ज़्यादा योग्य और अच्छा माना गया है। कारण यह है कि आपने किसी को पैसा दिया, वो आज नहीं तो कल खत्म होना ही होना है, कोई नहीं रोक सकता। पर अगर आपने किसी को ज्ञान दिया, कोई बात कही और उस व्यक्ति ने उसको उपयोग किया, माना, उसे अपने जीवन में उतारा, तो वो एक बात उसको बहुत ऊपर ले जा सकती है। और पैसा आपने दिया, उसने उपयोग किया, वो खत्म हो सकता है, वो खत्म होना ही है। अगर उसने ज्ञान नहीं है उसके पास, तो ज्ञान पहला है। इसलिए किसी को अच्छी बात बताना और अच्छी बात सीखना, अपने ऊपर खर्च करना एनर्जी को, अच्छी किताब पढ़ना, कोई बहुत सारी किताबें हैं, आप गीता पढ़ें, आप पुराण पढ़ें, उनमें सारे राज छुपे हैं। नई किताबें भी हैं जैसे कि 7 हैबिट ऑफ सक्सेसफुल मैन, और भी बहुत तरह की हैं, यू कैन विन, इस तरह की किताबें यंग पीपल के लिए पढ़ना, देखना ज़रूरी है। लाइफ में अच्छी थॉट्स का जीवन में उतारना ज़रूरी है। आपका जो जीवन है वो बगीचे की तरह है, अगर आप उसको संवारेंगे नहीं, उसका ख्याल नहीं रखेंगे, तो उसमें खरपतवार अपने आप ही उगता रहेगा। तो अगर गुलाब उगाने हैं, अगर आम लगाने हैं, तो ख्याल तो रखना होगा, मेहनत तो करनी होगी। सिर्फ ग्रह देख के काम नहीं चलेगा। ग्रह तो आपको एक स्थिति बता सकते हैं, रास्ता दिखा सकते हैं, चलेगा कौन, सिर्फ रास्ता दिखा सकते हैं। ग्रह जैसे कि बता रहा है कि अगर आप, ये व्यक्ति अच्छा इंजीनियर बन सकता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि अच्छा इंजीनियर बनेगा, बिल्कुल नहीं है। ऐसा होता तो पहले वक्त में जो लड़कियां थी वो तो कैसी भी कुंडलियों कुछ बनती नहीं थी, चाहे उसमें कितना ही बड़ा योग क्यों ना हो, और वो चीज़ आज भी लागू है। हाँ, थोड़ा बहुत अपॉर्चुनिटी आएगी, पर चलना तो आपको ही होगा, मेहनत तो आपको ही करनी होगी। तो राहु की हमने अब सारी दृष्टियां देख ली, मंगल की देख ली, गुरु शनि की देख ली, अब हमारे शुक्र रह गए हैं। शुक्र महाराज की हमने बात की है कि 11वें भाव में स्त्रियों से लाभ, फीमेल से लाभ, औरतों से लाभ, कलाकारों से लाभ, चित्रकारी से लाभ, आपकी जो चाची, मौसी, बहन, उनसे लाभ हो सकता है 11 तारीख तक। 11 तारीख के बाद ये आपको थोड़ा सा एडिक्शन की तरफ ले जा सकता है, थोड़ा सा आप थोड़ा ऐश आराम, सुख भोग पे खर्च करेंगे। बुरा नहीं माना गया है शुक्र का 12वें भाव में गोचर, बस उसमें ज़्यादा बढ़ोतरी ना हो, उसका एक कंट्रोल में रहे, एक मर्यादा में रहे, तो अच्छी बात है। इसके साथ साथ आपकी लॉन्ग जर्नी को करा सकता है। आपके जो बड़े भाई हैं वो कहीं बाहर जा सकते हैं, आप खुद भी काम के क्षेत्र में, काम की वजह से कुछ घर से दूर जाने के चांसेस बनते हैं, क्योंकि शुक्र आपके 6ठे भाव के स्वामी है। 6ठा भाव एक जो फंक्शन है वो आपकी नौकरी है, जॉब है। आप जॉब के लिए, काम के लिए कहीं बाहर जा सकते हैं, कोई यात्रा आपकी हो सकती है। आपकी मुलाकात अपनी पत्नी से, आपके पति से किसी यात्रा के दौरान हो सकती है, फॉरेन लैंड में हो सकती है, किसी मल्टीनेशनल कंपनी में हो सकती है। इस तरह के चांसेस यहाँ पर बनते हैं। इसके साथ साथ जब शुक्र यहाँ पर रहेंगे तो राहु केतु एक्सिस पर रहेंगे, तो इंटरनेट के थ्रू आपकी किसी से मुलाकात हो सकती है, किसी मंदिर में, किसी धार्मिक स्थान में, किसी बौद्ध मोनेस्ट्री के आसपास आपकी किसी से मुलाकात हो सकती है। इस तरह के चांसेस बनते हैं। बौद्ध मोनेस्ट्री मैंने इसलिए कहा गया क्योंकि 12th हाउस में केतु है, और केतु का जो है काफ़ी ताल्लुक है बौद्ध मोनेस्ट्रीज से, इसलिए मैंने ऐसा कहा। और केतु की बात करें तो केतु का 12th हाउस में जो गोचर है अच्छा माना गया है। ये आपका ध्यान ज्ञान की तरफ ले जाता है, मोक्ष की तरफ ले जाता है। ये आपको बताता है कि जीवन में धन की महत्वता बहुत है जीवन चलाने के लिए, जो हमें जीवन दिखता है, पर जीवन सिर्फ वहीं तक नहीं है जो हमें दिखता है, इसके अलावा बहुत कुछ है। और उस बहुत कुछ को पाने के लिए कई बार ये जो थोड़ा कुछ है इसको इग्नोर करना, दिल से, मन से छोड़ना जरूरी नहीं है, आपको फेंकना जरूरी नहीं है। उसकी वैल्यू उतनी ही जितनी है समझ पाना मोक्ष हो जाता है, उस चीज़ से फ्रीडम हो जाती है। अगर आपके पास चीज़ नहीं है, पैसा नहीं है, धन नहीं है, पर आपका अटैचमेंट बहुत है, तो आप उससे जुड़े हुए ही हैं
और अगर आपके पास पैसा है, धन है, सब कुछ है, पर उससे आपका अटैचमेंट ही नहीं है, तो आप उससे फ्री ही हैं। तो पकड़ तो दिल का है ना, पकड़ तो मन की है, शरीर की नहीं है। मेरे ख्याल से आप समझ रहे होंगे कि असली जो पकड़ है वो दिल की है, असली जो पकड़ है वो मन की है। मन को ही फ्री होना है, तो आत्मा तो फ्री है ही, आत्मा सो परमात्मा। तो ये वाली बात है। तो हमने बुध और सूर्य की बात करें। देखिए, बुध और सूर्य का जो बात है वो 15 तारीख तक तो 12वें भाव में है। तो 15 तारीख तक अपने पिता का ख्याल रखना है, अपने बॉसेस का थोड़ा सा ख्याल रखना है। आपकी किसी लंबी यात्रा की उम्मीद है, अगर आप कहीं बाहर जाना चाहते हैं, फॉरेन लैंड में जाना चाहते हैं, आपका ऐसा कुछ सपना है, तो उसके लिए एक अच्छा समय है। इसके साथ साथ कार्य के लिए भी, क्योंकि बुध आपके लिए बिजनेस के कारक हैं और कार्य के भी कारक हैं, और वो जो रहने वाले हैं विदेश के भाव में, तो कार्य के लिए बाहर जाना पड़ सकता है, बिजनेस क्षेत्र में बाहर जाना पड़ सकता है, या फिर विदेश में रहने वाले किसी व्यक्ति से कोई ना कोई ताल्लुक होने का यहाँ पर बात बढ़ने चांसेस बनता है। सूर्य यहाँ अपने मित्र की राशि में आ रहे हैं, तो एक होंगे तो एक तरह का है कि वहां से आपको बेनिफिट ही होने वाला है, अच्छा ही होने वाला है। और बुध जो है वो थोड़ा बहुत कार्य में चेंज आ सकता है, लॉस भी हो सकता है, जरूरी नहीं है पर हो सकता है, क्योंकि इसको लॉस का भाव भी कह सकते हैं। या काम के ऊपर, किसी डिग्री के ऊपर, या किसी काम में बॉस के ऊपर कुछ खर्चा करना पड़ सकता है आपको, इस तरह की यहाँ पे संभावना है। हालांकि 15 तारीख के बाद, और बुध भी यहाँ पर आपके 17 तारीख को आ जाएंगे, ये जब सारे ग्रह यहाँ पर रहेंगे तो ये एक तरह से थोड़ा गुस्सा आपके अंदर जरूर लाएगा। जब सूर्य लग्न में रहेंगे तो आप ऐसा महसूस कर सकते हैं ये सही है, ये गलत है, लाइक ए किंग। और आप थोड़े आपको डोमिनेंट भी फील कर सकते हैं। आपकी पति पत्नी, आपका प्रेमी प्रेम का भी थोड़ा सा डोमिनेंट टाइप हो सकती है। पर जहां तक आपके प्रमोशन की बात है, भाग्य की बात है, पैसे, कुछ काम बनने की बात है, तो ये परिवर्तन आपके लिए अच्छा रहेगा, आपके लिए भी और आपके स्पाउस के लिए भी। वो अगर वर्किंग वोमेन है या मैन है, मतलब आपके पति काम करते हैं, आपकी पत्नी काम करती हैं, तो उनके प्रमोशन की, उनके काम लगने की, उसमें कुछ लाभ होने की जो है चांसेस बढ़ जाते हैं 15 तारीख के बाद। तो ये था मेरी तरफ से धनु का इस महीने का जो संभावनाएं हैं, क्या ख्याल हम रख सकते हैं, कब क्या हो सकता है। अब थोड़ा सा त्योहारों की बड़ी जल्दी से मैं बात करूंगा, वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। 30 दिसंबर की पूर्णिमा है, जिनका चंद्रमा बहुत ज़्यादा शुभ नहीं होता है, तो पूर्णिमा का व्रत उनके लिए बताया जाता है। मंत्र सिद्धि आदि के लिए भी पूर्णिमा का व्रत होता है। एकादशी 11 तारीख की उत्पन्ना एकादशी और 25 तारीख की मोक्षदा एकादशी है। गीता जयंती भी है, भगवान कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया था, और गीता में सारा ज्ञान छुपा है। जितने भी उपनिषद हैं उनका ज्ञान एक गीता में है। अगर आप उसको बार बार पढ़ें, बार बार तो पढ़ना ही होगा, क्योंकि गीता एक बार में कोई भी उसका जो श्लोक है उसमें मेडिटेशन करें, उसको सोचें, तो बहुत सारी बातें आपके मन में आएंगी। और कमाल की बात है कि आपकी जो भी प्रॉब्लम हो उसका सॉल्यूशन गीता में आपको मिल जाएगा। इसके बाद प्रदोष व्रत हैं 12 तारीख को और 27 तारीख को। 13 तारीख को शिवरात्रि है। भोलेनाथ की जो आनंद स्वरूप है, जो ज्ञान स्वरूप है, जो साक्षात ईश्वर का ही दूसरा नाम है, ईश्वर ही है। 14 तारीख की अमावस्या है। जिनका राहु अच्छा नहीं होता, राहु की दशा वगैरह होती है, पितृदोष वगैरह होता है, उनको अमावस्या का व्रत बताया जाता है। मंत्र सिद्धि आदि के लिए भी अमावस्या का उपयोग किया जाता है। संक्रांति है, धनु संक्रांति 15 तारीख को, ये भी बहुत ऑस्पिशियस है। किसी ग्रह में किसी भी भाव से संबंधित कोई श्राप आदि होता है, तो संक्रांति के दिन से उससे संबंधित मंत्रों का जाप उपचार करने से 40 दिन तक बताते हैं, कई बार ज़्यादा भी बताते हैं। तो उस ग्रह से संबंधित, उस भाव से संबंधित चीज़ों की प्राप्ति होती है, और जो श्राप जो आदि है वो उतर जाता है। जैसे कि आपके लग्न में है, तो अगर स्वास्थ्य के प्रति कुछ है, आपका लग्न का स्वामी बहुत ज़्यादा पीड़ित है, तो संक्रांति से अगर 40 दिन आप उस लग्न के स्वामी से, मतलब गुरु का मंत्र आपके लग्न के देवता गुरु करते हैं, तो वो जो उसकी जो अनऑस्पिशियसनेस है, जो अशुभता है, वो कम हो जाएगी। इसलिए संक्रांति का बहुत महत्व है। 3 तारीख की संकष्टी है, गणेश चतुर्थी है। इसके साथ साथ 14 तारीख को हमारा सूर्य ग्रहण पड़ने वाला है, जो शाम को इंडिया में 7 बजे से लगभग 12 बजे के 20-22 मिनट तक ऐसे रहेगा। इंडिया में वो ज़्यादा दिखने वाला नहीं है, इसका कोई बहुत ज़्यादा असर नहीं होने वाला, पर हाँ मंत्र आदि करने के लिए ग्रहण को अच्छा माना गया, तो उस हिसाब से मैंने बताया आपको।
तो मुझे आशा है आपको पसंद आया होगा। ये जो विवेचन है, जो विश्लेषण है, अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, घंटी वाला जो बटन है उसको दबाना मत भूलिएगा। मैंने डिस्क्रिप्शन में अपना लिंक दिया है फेसबुक का, इंस्टाग्राम का, ट्विटर का। प्लीज़ फॉलो, प्लीज़ लाइक, आपका सहयोग है बहुत महत्वपूर्ण है। इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।